मी ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स 13 अप्रैल के। लगातार ये सीरीज़ आ रही है, रोज़ाना सीरीज़ आ रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे सवाल हर साल बनते ही बनते हैं। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब वहीं आते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें कि आपको सभी पेपर्स की तैयारी करवाई जाएगी लोअर पीसीएस मेंस की। और एफआरओ पेपर में, एफआरओ अगर हम मेंस देखें तो उसके 3 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में और वो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। गाइस, बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये पीडीएफ जो हैं, इन करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं, ये इनको अवेलेबल हो जाएं। तो देखिए, ऑन अ मिनिमल चार्ज ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप अगर ये मंथली वाइज होगा कि मंथ बेसिस पर आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि डेली बेसिस पर आती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स विलिंग हैं कि उनको ये डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स चाहिए, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। GS1 से स्टार्ट करते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ने एक माधवपुर घेड़ फेयर जो है इसको इनॉग्रेट किया है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा सकता है ये कि माधवपुर घेड़ फेयर जो है, देखिए थोड़ा सा आज आवाज़ थोड़ी आपको ठीक नहीं लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा एक कोल्ड का असर हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, आप बियर करिएगा, बस आप मेरी आवाज़ सुनते चल जाइए और उसको पढ़ते चल जाइए। तो देखिए, प्रेसिडेंट ने माधवपुर गेट फेयर इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? गुजरात में। 2018 से गुजरात की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके इस मेले को वहाँ पे मना रही हैं। ये जो मेला है ये किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉर्ड कृष्णा, हम इसमें माना जाता है कि कृष्णा ने, जो उनकी वाइफ थी रुक्मिणी देवी या रुक्मिणी, इनके साथ इन्होंने शादी की थी। तो लॉर्ड कृष्णा ने जब रुक्मिणी के साथ शादी की तो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए माधवपुर घेड़ में एक मेला करा जाता है, उसको मनाया जाता है। जो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड टूरिज्म फैसिलिटी। देखिए, एक टूरिज्म फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है सीमा दर्शन के नाम से, नादावेट इन बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो गुजरात का बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सीमा दर्शन है, यानी कि वहाँ पे जो चेक पोस्ट है इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगाता है वहाँ पे, तो वहाँ पर एक टूरिज्म फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है नादाबेट जगह पे। तो सिर्फ आपको ये नाम ध्यान होनी चाहिए कि नादाबेट क्या है, कहाँ पे है, सीमा दर्शन जो है वो कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, या जो बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में। इतना आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ हिंदी में लगी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, अगर एक बार आप चाहें तो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है GS2 में। अगर हम देखें तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के ऊपर अगर हम देखें तो इंडिया और यूके का इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था, जिसमें कि यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनसे ही बातचीत हुई है और उनके जो मिनिस्टर थे उनसे बात हुई है। तो 31 मार्च को यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एलिजाबेथ ट्रस, वे न्यू दिल्ली आई थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें? इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम। ये ट्रैक 1.5 डायलॉग है। देखिए, मैंने आपको कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले की जो करंट अफेयर्स थे उसमें समझाया था कि ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या होता है। तो हमने ट्रैक 2 भी पढ़ा था, ट्रैक 1 भी पढ़ा था और ट्रैक 1.5 भी पढ़ा था। तो ट्रैक 1.5 में क्या होता है कि कुछ सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ NGOs होते हैं, और जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम ट्रैक 1.5 डायलॉग बोलते हैं। तो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी भारत आई थी और उन्होंने जो है इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम में पार्टिसिपेट किया। इंडिया यूके रिलेशनशिप हैज़ बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, कि इंडिया और यूके की जो दोस्ती है, जो रिलेशनशिप है, वो आगे बढ़ रही है। एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंक्लूजन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑन May 4, 2021। 4 मई 2021 को भारत और यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अपना जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, उसको बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में ले आया था। द एग्रीमेंट ऑल्सो स्टैब्लिश द 2030 रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशंस। तो ये सवाल पूछा सकता है कि 2030 का जो पाथ है वो हमने किस कंट्री के साथ रिलेशंस के लिए बनाया है? वो इंडिया यूके के साथ बनाया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ बनाया है। विच प्राइमरली आउटलाइंस द पार्टनरशिप प्लान्स फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप। इंडिया एंड द यूके ऑल्सो प्लान टू होल्ड द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग। तो इंडिया यूके ने ये भी होल्ड किया है कि हम ये भी इन्होंने डिस्कस किया है कि ये पहला स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डायलॉग उसको इनॉग्रेट करेंगे और मिनिस्टीरियल लेवल सबमिट करेंगे ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नई नई
टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जितनी भी नई तकनीकें आ रही हैं, उनके ऊपर एक मिनिस्टीरियल लेवल यानी कि मिनिस्टर के लेवल की, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में है, इसी प्रकार से यूके में होगी, तो इन दोनों के जो मिनिस्टर लेवल की जो टॉक्स हैं वो करवाई जाएंगी। यूके ने कन्फर्म किया है कि वो 70 मिलियन पाउंड का ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड करेगा टू सपोर्ट द यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। यानी कि उन्होंने कहा है कि 70 मिलियन पाउंड जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज़ के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, यानी कि जो ऐसी एनर्जी है जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, उसके बारे में बात की जा रही है। विच विल हेल्प इन बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग सोलर पावर इन द रीजन, यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और सोलर पावर को बढ़ाने के लिए ये पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। 6 अप्रैल को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMD, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि एक ऐसे हथियार जो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, उन हथियारों के ऊपर भारत ने 2005 में एक एक्ट पास किया था यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद। तो 2005 में एक्ट पास किया था, उसमें कुछ तब्दीली लाई जा रही है, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि 6 अप्रैल को भारत की संसद ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं 2022 का, और इसको लोकसभा से पास कर दिया गया है। तो बिल अमेंड करता है WMD और उनका जो डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005, ये 2005 का एक्ट है, विच प्रोहिबिट द अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, किस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है? WMD के तहत 3 तरह के वेपन्स आते हैं। एक तो आते हैं केमिकल वेपन, दूसरा आते हैं बायोलॉजिकल वेपन और तीसरा आते हैं न्यूक्लियर वेपन। केमिकल वेपन ऐसा हो गया जिसमें कि कुछ केमिकल का हम इस्तेमाल करेंगे, रसायन का इस्तेमाल करेंगे। बायोलॉजिकल हो गया जिसको हम बोलते हैं जैविक हथियार, जैसे कि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो कोरोना वायरस है ये अपने आप में एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि क्या है ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी देश ने किसी दूसरे देश में कोई मिसाइल नहीं डाली, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को एक जगह पे रोक दिया। उसके बाद कोरोना वायरस आने के बाद कोई भी एक्टिविटी पूरी दुनिया में नहीं हो पाई। तो यानी कि अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा जैविक हथियार था। और न्यूक्लियर वेपन को आपको एक दूसरे के ऊपर डालना ही पड़ेगा। एंड द मीन्स ऑफ डिलीवरी, इट इज़ पॉपुलरली रेफर टू एज द WMD एक्ट। जो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है WMD एक्ट 2005 का, वो ये था कि एक इंटीग्रेटेड और ओवर आर्किंग लेजिस्लेशन मिले ऑन प्रोहिबिटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ WMD। तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया था 2005 में कि यानी कि जितने भी तरह के WMD हैं, जो ये 3 तरह के वेपन हैं मास डिस्ट्रक्शन के, यानी कि बहुत बड़ी जो तबाही मचा सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, केमिकल वेपन हो या फिर न्यूक्लियर वेपन हो, तो इनके ऊपर एक ऐसा अम्ब्रेला कानून आ जाए जो इन तीनों तरह के हथियारों को अपने अंदर कर ले, जिनके ऊपर भारत की सरकार जो है, भारत की संसद जो है, कानून बना सके। द एक्ट वॉज पास्ड टू मीट एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एनफोर्स्ड बाय द UNSC रिजोल्यूशन 1540 ऑफ 2004। 2004 में UNSC ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, सुरक्षा परिषद ने एक रिजोल्यूशन पास किया था 1540। ये सवाल पूछा सकता है आपसे प्रीलिम्स में, UPSC की आदत रही है वो ऐसे UNSC के जो रिजोल्यूशंस वगैरह होते हैं उस पर सवाल पूछ लेता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि UNSC का जो रेजोल्यूशन था 1540 ये न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से बिलोंग करता है? क्या रशिया यूक्रेन वॉर से बिलोंग करता है क्या, या WMD से बिलोंग करता है? तो देखिए, ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर होगा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? WMD। तो ये आपको ध्यान रखना है, बार बार आप रिविजन करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि 2004 में UNSC ने 1540 एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा गया कि सभी देशों को जो है अपने अपने देशों में WMD को रोकने के लिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। तो उसके तहत जब 2004 में UNSC ने पास किया तो 2005 में भारत की संसद ने पास किया। तो अप्रैल 2004 में UNSC अडॉप्टेड रेजोल्यूशंस 1540 टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स गेनिंग एक्सेस टू WMD मटेरियल। 2004 में UNSC ने इसलिए पास किया ये क्योंकि उनको डर था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, देखिए स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो किसी देश की सरकार के लोग होते हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी देश की सरकार से बिलोंग नहीं करते, वो इलीगल लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ होगी, टेररिस्ट्स हो गए। तो ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स इनको कहा जाता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस चैलेंज टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, UNSC 1540 एस्टैब्लिश्ड बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑल UN मेंबर्स। तो जो UNSC का रेजोल्यूशन था 1540, इसने जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे सब पे बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी कि एक ऐसा ऑब्लिगेशन लगाया, एक ऐसी जिम्मेदारी लगाई कि बाइंडिंग है, यानी आपको करना ही होगा, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। नेशंस को मैंडेट किया गया, सभी देशों को कहा गया कि आप जो है अपने यहाँ पे WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिससे ना प्रोलिफरेट हो, यानी कि ना बढ़े ना फैले, इसलिए आप अपने यहाँ क्या करेंगे, कानून बनाएंगे और किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को ये चीज़ें यूज़ करने के लिए कभी भी नहीं देंगे।
द अमेंडमेंट एक्सपेंड्स द स्कोप टू इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी कि आप जो है किसी भी चीज़ के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे ऐसी एक्टिविटी के लिए। एडिशनली टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इन्वॉल्व WMD और द डिलीवरी सिस्टम्स, अ नेटवर्क ऑफ नेशनल इंटरनेशनल मेजर्स इन विच ऑल नेशंस स्टेट्स आर इक्वली इन्वेस्टेड इज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने ये भी चाहा कि टेररिज्म को रोकने के लिए एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें सभी देश कंट्रीब्यूट करें और सभी देश मिलके टेररिज्म के खिलाफ लड़ें। उसके बाद NCPCR जो है वो परीक्षा पर्व मनाने जा रहा है 11 अप्रैल से लेकर 31 मई तक। जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उसी तरह से NCPCR जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका कहना यह है कि वो परीक्षा पर्व चलाएगा। ये इसको 2019 से चलाता आ रहा है, इसलिए कि जिससे कि बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे डर ना लगे। एग्ज़ाम सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है, वो पूरी की पूरी ज़िंदगी नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इसकी वजह से हमें पिछले दिनों कुछ सुनने में आया कि लोगों ने जो है, स्टूडेंट्स में जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया क्योंकि वो इतना प्रेशर झेल नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। क्योंकि बच्चे की भी इच्छाएँ होती हैं और पेरेंट्स के भी उसके पीछे एस्पिरेशंस होते हैं कि जो उनका वार्ड है, उनका स्टूडेंट है, वो क्लास में फर्स्ट आएगा और टॉप करेगा। इस चक्कर में बच्चों के ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स लाने के लिए कि जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो परीक्षा पर्व के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि डिवॉल्विंग ऑफ 3Fs फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज टू लोकल बॉडीज़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब लाइन जो भी हम पढ़ रहे हैं, या अपने अगर मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन अगर आपका पंचायती राज के ऊपर आए, या पंचायत के ऊपर आए, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर आए, तो ये आप लाइन लिख सकते हैं कि डिवॉल्विंग 3Fs यानी कि फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, यानी कि निधि, कार्य और पदाधिकारी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फंड का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शनरी का मतलब क्या है, लोकल बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें। देखिए जिस तरह से भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन से हमने क्या करा, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्या किया, 1992 में हमने जो ग्राम पंचायत थी उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, यानी कि नगर पालिकाओं को भी दे दिया। अब बात क्या आ रही है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया, लेकिन आपने इनको क्या नहीं करा, इनको एप्रोप्रिएट फंड नहीं दिए। हालांकि यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई है जो इनको पैसा प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी हमने इनको तरीके से जितना पैसा इनको चाहिए वो पैसा प्रोवाइड नहीं किया। फिर इनको फंक्शंस प्रोवाइड नहीं किए कि कितने काम आपको करने हैं, ठीक है, और फंक्शनरीज कौन है, यानी कि कौन काम कर रहा है, यानी कि जो वहाँ पे लोकल मेंबर होगा, वहाँ पे जो ग्राम प्रधान होगा, या जो पंचायत के मेंबर्स होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे। उनके पास पावर पूरी नहीं आई है इतने टाइम बाद भी। तो ये कहा जा रहा है कि जो फंड्स हैं, यानी कि जो पैसा जाएगा, जो फंक्शंस हैं और जो फंक्शनरीज़ हैं, वो तीनों इन टेंडम काम करें, एक साथ काम करें, मिल के काम करें, और ये तीनों चीज़ें वहाँ पे डिवॉल्व होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए, फंड्स भी मिलने चाहिए, फंक्शंस भी मिलने चाहिए, इनको फंक्शनरीज़ को। तो अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे काम जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो वाइल रेफरिंग टू द इंक्रीज इन फंड एलोकेशन, तो उन्होंने कहा है कि फंड एलोकेशन में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 10वें फाइनेंस कमीशन से देखें तो पर पर्सन 100 रुपये मिला करते थे गाँव को, जिससे कि वहाँ पे रिक्वायर आप कोई अपडेशन कर सकते हैं, कोई भी अपडेशन कर सकते हैं, तो इस हिसाब से पैसा मिलता था। लेकिन 15वें फाइनेंस कमीशन से इस 100 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है, 674 रुपये हो गया है। उनका कहना यह है कि करीब 70% भारत जो है वो रूरल इंडिया है, यानी कि ग्रामीण भारत है। 70% का इसलिए कहा गया है क्योंकि 68.84% जो है 2011 सेंसस के हिसाब से है, तो इसलिए अब लगभग 70% हो चुका होगा। या वैसे तो शहरीकरण बढ़ा है तो शहरीकरण ज़्यादा आएगा, तो उन्होंने नियरली 70% इसलिए कह दिया। ये वाइस प्रेसिडेंट के शब्द हैं, उन्होंने 70% इसलिए कह दिया क्योंकि 68.84% है, मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो सतत विकास के जो हमारे गोल्स हैं उनको हमें अचीव करना है नेशनल लेवल पे, विल रिक्वायर एक्शन एट द ग्रास रूट्स ऑफ विलेजेस। तो उनका कहना यह है कि अगर आपको राष्ट्र के स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाना है, अचीव करना है, तो उसके लिए जो काम होगा वो कहाँ से होगा, वो ग्रास रूट लेवल से होगा, यानी कि गाँव से। तो वो कहाँ से होगा, वो गाँव से होगा। फिर विमेन जो है वो 46% जितने भी रूरल लोकल बॉडीज़ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम मंडल हो, जितनी भी पंचायतें हैं, अगर वहाँ पे 31.5 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनमें से 46% महिलाएं हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि इसकी संख्या हमें बढ़ानी ही है, क्योंकि सरकार ने जो है 50% के लिए कहा था, या पूरे देश में 33% के लिए कहा गया था। उत्तराखंड सरकार ने इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे देश में देखें तो 46% यानी 46% जो है वो चुन के कौन आई है, लेडीज़ आई हैं। इंडिया और यूएस ने एक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किया है। देखिए 2+2 एक इनिशिएटिव है
जिसमें किसी भी दो देश के दो दो मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और वो दो दो मिनिस्टर्स हमेशा कौन से होंगे? एक तो होंगे डिफेंस मिनिस्टर और एक होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री। तो दो मंत्री होते हैं जो किसी भी देश के साथ, जिसके साथ भारत 2+2 डायलॉग करता है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इंडिया जापान के साथ 2+2 कर रहा है, या मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, या यूएसए के साथ कर रहा है, जिसके साथ भी इंडिया 2+2 कर रहा है, उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है आपस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे और बात करेंगे। उसके बाद बात आती है कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी GS3 में अगर हम देखें इन्वायरमेंट में और पोल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक समर एक्शन प्लान स्टार्ट किया है पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए। देखिए दिल्ली में जैसे जैसे विंटर आती हैं तो विंटर की अपनी अलग दिक्कतें हैं। उस टाइम पे दिवाली के पटाखे छूटते हैं जो उनका एक रीज़न है कहना, और साथ साथ स्टबल बर्निंग होती है, यानी कि जो चावल के खेत हैं उनको बाद में जब आग लगा दी जाती है उनको क्लियर करने के लिए, जिससे कि उनके ऊपर गेहूँ बोया जा सके। तो स्टबल बर्निंग के लिए भी वहाँ पे उसके वजह से सर्दियों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। तो अब उसी तरह से सर्दियों के बाद अब गर्मियों में भी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, धूल बढ़ रही है। तो इस धूल से निजात पाने के लिए क्या कर रहे हैं? अलग अलग एक्शन प्लान लेके आ रही है दिल्ली सरकार, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो सके। तो अथॉरिटीज़ टू स्टार्ट मंथ लॉन्ग एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, यानी कि एंटी ओपन यानी कि आप खुले में कुछ भी चीज़ नहीं जलाएंगे, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर आप कुछ चीज़ जलाएंगे तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी राइज करेगा। एंटी रोड डस्ट ड्राइव टू किक ऑफ फ्रॉम April 15, 15 अप्रैल से एंटी रोड डस्ट ड्राइव चलेगी, यानी कि सड़कों को जो धूल है, धूल साफ़ की जाएगी सड़कों पे से, चाहे वो पानी की स्प्रिंकलिंग करके, उनकी क्लीनिंग करके सड़कों को धूल से साफ़ किया जाएगा। अगर हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से देखें 2021 के हिसाब से, जो कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir दिल्ली लॉन्च करती है, तो उन्होंने बताया है, IQAir लॉन्च करती है, तो उन्होंने पाया है कि जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है दुनिया में फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर इन 2021। तो यानी कि लगातार पिछले 4 सालों से 2021 में अगर हम देखें तो लगातार पिछले 4 सालों से दिल्ली जो है दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी के रूप में से उभर कर आ रही है। अब देखिए माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो कावेरी नदी में मिल रही है, जो कि फिशेस को, मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। एक IISc बेंगलोर ने स्टडी करी है, उसमें पाया गया है जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो फिशेस में डिफेक्ट्स ला देती हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ भी कमियां आ रही हैं, कैंसर हो रही है, उनको कोई भी बीमारी हो सकती है फिशेस को, जिसके वजह से जो मरीन लाइफ है यानी कि पानी में रहने वाली जो ज़िंदगी है वो सब खतरे में आ रही है। तो वाटर जो है फ्रॉम वेरियस साइड्स, अलग अलग साइड से जो पानी इकट्ठा किया गया उसके अंदर कई सारे माइक्रोब्स मिले, जैसे कि साइक्लोप्स मिले, डेफनिया हो गया, स्पायरोकाइरा हो गया, ई कोली हो गया। तो ये सब ये बायो इंडिकेटर हैं वाटर कंटामिनेशन के, यानी कि जहाँ पे भी पानी गंदा होगा, जहाँ पे भी पानी पोल्यूटेड होगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। अगर ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी की क्वालिटी क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द टीम डिटेक्टेड माइक्रोप्लास्टिक्स। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक्स को डिटेक्ट किया। माइन्यूट पीसेज ऑफ प्लास्टिक। अब देखिए माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक्स जो है, देखिए प्लास्टिक्स के आगे माइक्रो लगा दिया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होंगे प्लास्टिक के, और इतने छोटे टुकड़े होंगे कि आपको आंखों से नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको कोई माइक्रोस्कोप वगैरह कोई मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉर्मली हम इनको नहीं देख पाएंगे। और टॉक्सिक केमिकल्स कंटेनिंग द साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप। तो जो साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप के जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सब पानी में पाए गए हैं, जिससे कि मछलियों को, फिशेस को या मरीन लाइफ को, जो भी पानी में रहता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक्स आर फाउंड इन सेवरल हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जितने भी घर के प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, कई सारी चीज़ों में आपको माइक्रोप्लास्टिक्स मिलेंगे, केमिकल्स मिलेंगे जिनमें साइक्लोहेक्साइल ग्रुप होता है। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ऑल्सो फाउंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इन द सेल्स ऑफ द फिश दैट डेवलप्ड एबनॉर्मली। तो रिसर्चर्स ने भी पाया है कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ROS जो मछलियों के अंदर पाया गया है। नेक्स्ट आता है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उड़ीसा का जो बारबरा फॉरेस्ट है उसको इको टूरिज्म पुश मिलने की उम्मीद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है ये उड़ीसा का, जिसपे टीक के और साल के पेड़ हैं, और ये एकमात्र ऐसा फॉरेस्ट है पूरे देश में जिसको CRPF के जवान जिसमें तैनात हैं, वो जो हैं वो उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इसको एशिया का लार्जेस्ट टीक और साल फॉरेस्ट कहा जाता है। साथ साथ बारबरा फॉरेस्ट जो है उड़ीसा का, ये ओनली फॉरेस्ट है पूरे भारत में जिसके जो CRPF के जवान हैं वो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है कि नीति आयोग ने एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स एक जारी किया है, जिसमें गुजरात, केरला, पंजाब जो हैं टॉप पे आए हैं। गुजरात ने टॉप किया है लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम देखें तो राउंड 1 था कि जिसने रैंक किया है स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को 6 पैरामीटर्स पे। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं अभी हम आगे देखेंगे। ये इंडेक्स जो है वो 2019-20 के डेटा पे बेस्ड है।
गुजरात, केरला, पंजाब, ये टॉप 3 परफॉर्मेंस है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन कौन है? गुजरात है, केरला है, पंजाब है। अभी उत्तराखंड कौन सा नंबर पे है ये भी हम देखेंगे अभी नीचे इन द कैटेगरी ऑफ लार्जर स्टेट। फिर झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ जो है ये बॉटम स्टेट्स में है। उसके बाद गोवा जो है वो स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में से सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद आता है त्रिपुरा, उसके बाद आता है मणिपुर। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है ये टॉप परफॉर्मेंस है। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो है डिस्कॉम का परफॉर्मेंस। तो डिस्कॉम क्या होता है? डिस्कॉम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि वितरण जो कंपनी होती है, यानी कि जो बिजली को वितरण करती है, वितरित करती है सब जगहों पे, उसको हम डिस्कॉम बोलते हैं। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या बिजली आपके पास आ रही है, एक्सेस कर सकते हैं क्या आप, अफोर्ड कर सकते हैं क्या उस बिजली को। और रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये चीज़ पे बात की गई है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, यानी कि जो साफ ऊर्जा है उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और कुछ नए इनिशिएटिव्स जो लिए गए हों। पंजाब जो है बेस्ट परफॉर्मर है डिस्कॉम परफॉर्मेंस में, और केरला जो है टॉप करता है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में। हरियाणा बेस्ट परफॉर्मर है क्लीन एनर्जी में, और तमिलनाडु जो है एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। इसके बाद उत्तराखंड का अगर हम स्टेटस देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है वो 5वें नंबर पे आता है, जिसका स्कोर कितना है? 46.5 है। तो उत्तराखंड का स्कोर 46.5 है। ये SEC स्कोर है इसका। और रैंक जो आती है उत्तराखंड की वो 5वीं है। नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे केरला है, तीसरे नंबर पे पंजाब और चौथे नंबर पे हरियाणा है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने अप्रूव किया एक स्कीम प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को वर्ल्ड मैप से जोड़ने के लिए, साथ साथ इंडिया में भी जोड़ने के लिए, किससे? फ्लाइट्स के थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इसके तहत, इस स्कीम के तहत 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं अभी 12 अप्रैल में। क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं? पहली बात तो फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया HAL डोर्नियर। अब देखिए ये मेड इन इंडिया है, एक प्लेन है HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, डोर्नियर DO228 को। इसने पहली उड़ान भरी है कहाँ से? डिब्रूगढ़ असम से लेके पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ साथ एक अलायंस एयर है, वो भारत का पहला कमर्शियल एयरलाइन बन गया है टू फ्लाई इंडियन मेड एयरक्राफ्ट फॉर सिविल ऑपरेशंस। ये सिविल ऑपरेशंस के लिए, कमर्शियल एयरलाइन के लिए पहला इंडियन मेड एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला कौन कंपनी है? ये अलायंस एयर है। उसके साथ साथ एक इनॉग्रेशन हो रहा है पहला FTO का, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पे आपको पायलट की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रोवाइड की जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। कहाँ पे? लीलाबारी, आसाम में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सवाल पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस बना है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये कहाँ पे बनी है? तो ये लीलाबारी, असम में बनी है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है अपने आप में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि जो टैंक को ख़त्म करने के लिए और हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए। देखिए HAL का मतलब है यहाँ पे हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए एक जो नाग मिसाइल है उसका नाम कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए जो नाग मिसाइल है उसका जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको हेलिना कहा गया है, जो टैंक को क्या कर सकती है? टैंक को ध्वस्त कर सकती है। उसके बाद एक इंडिजिनस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है फॉर इंडियन ट्रैफिक सिनेरियो, जिसको इंट्रांस 2 प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। तो एक इंडिजिनस यानी कि भारत में बना, खुद ही स्वदेशी है। ऑन बोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस है, यानी कि जब ड्राइवर किसी गाड़ी को चला रहा होता है तो उसको असिस्टेंस के लिए, वार्निंग सिस्टम के लिए। फिर आता है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम और कॉमन स्मार्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि IoT कनेक्टिव जो यानी कि कॉस्मिक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। किसके थ्रू? MIT के थ्रू लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बनाया किसने है? बनाया है CDEC ने, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और IIT मद्रास ने इसको मिलकर बनाया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जो PCRA है, यानी कि जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत वो ये बताएंगे कि अलग अलग लोगों को ये समझाया जाएगा कि आप जो है एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करें, यानी कि अच्छे से यूज़ करें, कम यूज़ करें। ऐसा ना हो कि अगर आपको सिंगल पर्सन को भी जाना है तो भी आप कार लेके जा रहे हैं, तो आप कार की जगह 2 व्हीलर या पब्लिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी को क्या कर सकें? बचाया जा सके। प्रीलिम्स के अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं। ये जो इवेंट है ये, इसके अंदर 2 इंडिजिनस डिसिप्लिन्स आ रहे हैं, योगासन और मल्लाखम्ब, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर ये 2 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट हो रहा है। ये कहाँ पे होने जा रहा है? ये जमशेदपुर में होगा, और टाटा आर्चरी अकेडमी जो है झारखंड में, जमशेदपुर में, ये इसको होस्ट कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर 13। लेकिन थोड़ा सा आज आवाज़ में प्रॉब्लम होगी क्योंकि
थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम थी, आप उसको बेयर कर लीजिएगा। बाकी आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर इनकेस आपको कुछ भी बात करनी है, कोई भी डिटेल्स लेनी है, तो आप मुझसे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।